महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जिस एक मामले ने राजनीति को गर्म कर रखा है वो है सुशांत सिंह सुसाइड मामला, और उसमें आते लगातार नए मोड़। और सबसे पहले सुशांत की जो मौत है वो सुसाइड है, होमिसाइड है, क्या है उसके पीछे का मामला, ये उठाने वाले थे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आज जिस तरह से केस को आप मोड़ लेते देख रहे हैं, ये तो पूरा एंगल ही चेंज हो गया। ये तो ड्रग पेडलिंग और उस तरफ चला गया है। उसके बाद अब नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें कि बिहार वर्सेस महाराष्ट्र, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, देखिए, इस पर अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मामला सीबीआई के अधीन है और जांच चल रही है। मुझे खुशी डेफिनेटली है, काफ़ी एंगल सामने आ रहे हैं, ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है और ये बात खैर पहले भी होती रही है। बट मुझे उम्मीद है कि जांच जैसे जैसे आगे जाएगी, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बहुत लंबा समय हम लोग खो चुके हैं। लगभग 2 महीने जो शुरुआत में हम लोगों ने खोए, जो कि मुझे लगता है किसी भी ऐसे एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो जो लगभग 60 दिन 2 महीने का जो समय था जब महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया, किसी की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, आपने कोई चार्जशीट आपने फाइल नहीं की, तो वो एक महत्वपूर्ण समय हम लोगों ने ज़रूर खोया। बट मेरा विश्वास है सीबीआई पर, और मामला अब जब सीबीआई के अधीन है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी की भी टिप्पणी करना उचित है। जो सच्चाई है, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर सामने आएंगे। पर इधर के दिनों में जो जांच का दायरा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, नहीं हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन या इस तरह की बातें महाराष्ट्र में जो की जाने लगी हैं, आपकी तरफ से भी आई हैं, क्या वजह है? आपको क्यों लगता है ऐसा कि महाराष्ट्र एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर इस तरह की मांग की ज़रूरत है? देखिए, प्रत्यक्ष को मुझे नहीं लगता कि प्रमाण की ज़रूरत है। एक के बाद एक जिस तरीके से एपिसोड सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से कंगना को टारगेट किया गया, देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में पूरी स्वतंत्रता है सवाल पूछने की। और मुझे लगता है कि एक जागरूक नागरिक को सवाल पूछने चाहिए, अपनी सरकार से सवाल पूछने चाहिए। मैं खुद बहुत सवाल पूछता हूँ अपनी सरकार से। बिहार में अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बहुत सवाल पूछता हूँ। मुझे लगता है कोई भी जागरूक नागरिक, उसको सवाल पूछने का पूरा हक है। कंगना जिस तरीके से सवाल उठा रही थी, अपनी तरफ से जो उनको सही लगा अपनी बातों को रख रही थी और प्रमुखता से वो रखती आई हैं अपनी बातों को। उसके बाद जिस तरीके से उनके दफ्तर को तोड़ा गया, जिस तरीके से उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनको टारगेट करके उनके पोस्टर्स को, पिक्चर्स को जिस तरीके से कालिक पोती गई, जूतों से मारा गया, मुझे लगता है ये गलत है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी नागरिक का हक है, अधिकार है। उसके बाद दूसरा वाक़या जो कल हुआ, पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं, एक स्केच को फॉरवर्ड करने को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि शिवसेना के वो समर्थक थे, शिवसेना के लोग थे, जिस बर्बरता से उन्हें पीटा गया है। एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, नौसेना में अधिकारी रहे हैं, और उनकी उम्र को आप देखिए, जिस तरीके से मात्र एक स्केच को, और स्केच मुझे लगता है शिवसेना की तो सबसे बड़ी परंपराओं में से एक रहा है। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे खुद स्केचेस के माध्यम से बड़ी कठिन से कठिन बात को इतनी सरलता से कह जाते थे। और मुझे लगता है कि नेताओं को इस बात की आदत होती है। हम लोग तो खुद देखते हैं कि रोज़ किसी न किसी अखबार में कहीं ना कहीं अच्छे बुरे स्केचेस बने होते हैं, बट एक स्केच को फॉरवर्ड करने को लेकर इस तरीके से उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, और जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है उत्तर भारतीयों को, क्योंकि जो रिटायर्ड, जो पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उत्तर भारत से आते हैं। कंगना तो आती ही उत्तर भारत से हैं, हिमाचल से हैं। मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लोगों के लिए भी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहारी वहाँ पर रहते हैं। कल को अगर ये घटना उनके साथ होती है, और जो कि होने की संभावनाएं हैं, ये चीज़ें रेप्लिकेट होंगी, क्योंकि जिन लोगों ने उनको मारा है उनको आपने कुछ घंटों में ही आपने उनको बेल भी दे दी, सीसीटीवी फुटेज है, सब है, आपने उनको गिरफ्तार किया और कुछ घंटों में आपने उनको बेल दे दी। तो कल को किसी को भी इस बात का भय नहीं रहेगा, कानून का भय नहीं रहेगा। किसी को भी लगेगा कि भाई जाएंगे, मारेंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में हम लोग को बेल मिल जाएगी। तो वो डर जो अपराधियों के अंदर होना चाहिए, वो अपराधियों के अंदर ना होकर नागरिकों के अंदर आ गया। अब उनके अंदर डर है कि क्या हम लोग सुरक्षित हैं, और ये सुरक्षा का भाव देने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की होती है। और सरकार जिस तरीके से विफल हो रही है, बल्कि सरकार के ही लोग इसमें दिख रहे हैं। और बिहारियों के लिए मेरी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का मैटर देखा है कि किन परिस्थितियों में उनकी जान गई किसी को नहीं पता, पर जान तो गई।
उस पे 2 महीने तक महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस सिर्फ थ्योरीज ही देती रही। नेपोटिज्म, नेक्सिज्म कोई चल रहा है, कोई ग्रुपिज्म चल रहा है, सिर्फ थ्योरी सामने आई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं हुई। तो कैसे हम लोग विश्वास रखें इस सरकार पे? और अगर परिस्थिति इसी तरीके से चलती रही, हालात ऐसे ही बनते रहे, तो डेफिनेटली राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा अगर इस तरीके से असुरक्षा का भाव अगर प्रदेश में अगर उत्पन्न होता रहता है। आपको लगता है कि बिहार चुनाव में इस मसले को भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि क्या मुंबई में अभी भी वो चीज़ें मौजूद हैं जिसमें एक आम बिहारी के लिए काम करना मुश्किल है? शिवसेना इस तरह की दिक्कतें पैदा करती है, क्या आप ये बात कहेंगे? देखिए, अगर आप बिहार चुनाव की बात करें तो इसका सिर्फ और एकमात्र इसका समाधान है पलायन को रोकना। हमें अपने प्रदेश में रोज़गार के, शिक्षा के ऐसे अवसर हम लोग को देने होंगे कि लोगों को बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी के लिए हो, आईटी सेक्टर में जॉब के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ना जाना पड़े। तो मुद्दा अगर बनेगा तो मुद्दा ये नहीं बनेगा कि महाराष्ट्र वर्सेस बिहार में कोई टसल चल रही है। मेरे लिए कोर इशू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसकी जब तक जड़ तक नहीं जाएंगे कि भैया कल मेरी चिंता क्यों है बिहारियों के लिए महाराष्ट्र में, अगर वो जाते ही नहीं वहाँ पे या उनको जाना ही नहीं पड़ता, बिहार में रहते तो शायद वो चिंता वैसी नहीं होती, पर वहाँ पे जाना पड़ता है लोगों को। आज की भी तारीख में मजबूरीवश जाना पड़ता है, कोई खुश होकर नहीं जाता है। खुशी खुशी तो वापस आए थे इतनी पीड़ा सह के लॉकडाउन के दौरान, पर उसके बाद भी उन लोगों को जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में उस तरीके के अवसर नहीं है। तो मुद्दा ये होना चाहिए। तो 15 साल कुछ नहीं हुआ, ये बात आप कहते भी आए हैं, तो जाहिर है कि इस पूरे मुद्दे को आप अपने तरीके से रखेंगे, लेकिन जब आप ये रखेंगे तो कहा जाएगा कि आप अपनी गठबंधन की सरकार की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी को तो सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी समझ के परे है कि क्यों राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इसको आलोचना के तौर पर देख रहे हैं। भाई, अगर मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप कैसे राजस्व बढ़ा सकते हैं, आप कहते हैं ना कि संसाधनों की कमी है, रिलीजियस टूरिज्म एक तरफ, जहाँ अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्यों नहीं आप सीतामढ़ी में आप माता सीता का आप भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं? क्यों नहीं लछवाड़ में भगवान महावीर का आप भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं? वैशाली है, कितने ऐसे रिलीजियस सेक्टर हैं जिसको आप टूरिज़्म के तौर पर आप उसको बढ़ा सकते हैं। बच्चे देख लीजिए हमारे, भाई क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी में, जो हमारे प्रदेश में रह सकते हैं अगर हम लोग वही व्यवस्था। ताज्जुब की बात देखिए, कोटा में पढ़ने वाले बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी, वहाँ पे जो संचालक उसका जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो अधिकांश बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते? क्यों पटना में मेरे बच्चे नहीं पढ़ते? तो जब तक हम लोग इन तमाम चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, क्रक्स में नहीं पहुँचेंगे, उस प्रॉब्लम की जड़ में नहीं पहुँचेंगे और उसका समाधान नहीं करेंगे, तो हवाई ऊपर ऊपर बातें करने से, और ये करते करते 15 साल बीत गए हैं। ईमानदारी की बात है, 15 साल बीत गए हैं, और 15 साल की आपकी उपलब्धि पिछले 15 साल के सामने एक बड़ी लकीर नहीं हो सकती। आपकी उपलब्धि एक इतनी बड़ी लकीर होनी चाहिए जिसका मापदंड आने वाले समय में सरकारें उसको आधार बनाकर आगे काम करें। आप कह रहे हैं कि लालू जी ने नहीं किया तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि नीतीश जी ना कर पाए? बिल्कुल नहीं है, नहीं किया तो इसीलिए नहीं है ना वो 15 साल से शासन में। आज ये सवाल पूछना कि आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाया, आपने सड़कें नहीं बनाई, ये नहीं है लॉजिकल। भाई 15 साल से आप शासन में हैं, 15 साल से आपकी सरकार है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हकीकत में कुछ चीज़ें छूटी होंगी जानकारी के अभाव में, या सही जानकारी अधिकारियों के माध्यम से आपको नहीं मिली होगी। आप बिहार की यात्रा पे निकले माननीय मुख्यमंत्री, उनको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या कमी है, बस उसको सुधारने का काम करें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान मेरे संज्ञान में जो जो बातें आईं, मैंने आलोचना के तौर पे थोड़ी रखा। मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि भाई अगर एक अलाई होने के नाते मैं अगर ये सुझाव नहीं दूंगा, मैं आज की तारीख में नहीं उम्मीद करता कि मुख्यमंत्री बिजी हैं, व्यस्त हैं, बहुत सारे कामों में हैं, पर अगर मैं प्रदेश भर की यात्रा पर निकला हूँ और मुझे कहीं पर लग रहा है कि कमी है, कहीं पर चीज़ों को सुधारा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, तो हमें वो करना चाहिए। उसको आलोचना नहीं समझनी चाहिए, सुझाव के तौर पर लेकर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप एक ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ बिहार दे रहे हैं, बिहार के विकास को लेकर एक ऐसे नेता के रूप में आप सामने आए हैं बिहारियों के, जिसके पास अपनी सोच है बिहार के विकास को लेकर के। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विज़न आप लेकर के आए हैं, उसमें आप दिखाते हैं एक तस्वीर की विकसित बिहार कैसा होगा। क्या ये विकसित बिहार संभव है अगर आप हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर न हो? क्या आप अपने आप को बिहारियों के सामने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नहीं रखना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो विज़न है वो तो आप ही कार्यान्वित करेंगे ना। तो आज क्या आप कहना चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिले तो आप मुख्यमंत्री बनकर अपने विज़न को पूरा करेंगे?
देखिए, पहले तो उस विज़न को सरकार इनकॉर्पोरेट करे। मैं इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बट हाँ, आज की तारीख में मेरी सबसे बड़ी चिंता और मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही है, जिसको गाहे बगाहे उसको ज़ीरो डाउन करके उसको इतना छोटा कर दिया जाता है कि मैं सीटों के लिए प्रेशर कर रहा हूँ, या मैं सीटों के लिए दबाव की मैं राजनीति मैं कर रहा सीट हूँ। पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं, और मैं तो विजन की बात कर रहा मैं हूँ। भी यही कह रहा हूँ कि सीटों की चर्चा ही नहीं है। मैंने मेहनत की है साल भर मैं घूमा हूँ प्रदेश में, मैंने मेहनत की है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों से मैंने सुझाव इकट्ठे करके मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया। इस विजन डॉक्यूमेंट को अगर आने वाले समय में सरकार में साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अगर जोड़ा ही नहीं जाएगा, तो मैं अपने विजन को कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, पर मेरे उस विजन डॉक्यूमेंट को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। मैं आज की तारीख में जिस तरीके से आज की सरकार महागठबंधन के एजेंडे पे काम कर रही है, मैं महागठबंधन के एजेंडे पे नहीं काम आप क्या कह रहे हैं? महागठबंधन का एजेंडा नीतीश सरकार का एजेंडा कैसे हो सकता है? तो ये 7 निश्चय किसका बनाया हुआ एजेंडा है? 7 निश्चय कांग्रेस राजद 2015 में, जब कांग्रेस राजद और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी थी, उस वक्त 7 निश्चय बना था। तो मैं महागठबंधन के बनाए हुए एजेंडे पे मैं काम नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि जिस विजन पे मैंने काम किया है, जिस एजेंडे पे मैंने मेहनत की है, उस एजेंडे को कम से कम इनकॉर्पोरेट किया जाए, और हर दल करे। जनता दल यूनाइटेड अपना उसमें विजन डाले, भारतीय जनता पार्टी अपना उसमें विजन डाले। यही साझा न्यूनतम कार्यक्रम का स्वरूप होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लेकिन जब आप ये सब बातें कह रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट का विजन जो है आप दे रहे हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि मुख्यमंत्री के चेहरे हमारे नीतीश जी हैं। आज भी कहा है, पटना में बहुत निर्णायक बैठक भी हुई है। तो अब वो चेहरे हैं और आपके एलआई भी हैं भारतीय जनता पार्टी। तो बिहार में समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं भी वोटर हूं बिहार का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि चिराग तो मानते हैं कि 15 सालों में वो नहीं कर पाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जी हमारे तो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। तो आपका विजन कैसे पूरा होगा? देखिए, कोई भी सरकार अपने विजन से आगे बढ़ती है। मेरे लिए ये चिंता का विषय है कि जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन को छोड़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के अलावा प्रदेश में और ज़्यादा कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उसी एजेंडे पे काम चल रहा था। एजेंडा किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से केंद्र सरकार विकास के एजेंडे पे एक के बाद आप एक देखेंगे, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री देश में विकास की योजना लेकर आए, छोटी बड़ी कुछ लोगों ने हंसी भी उड़ाई, मजाक भी किया, बट शौचालय को लेकर बात हो या उज्ज्वला योजना को लेकर बात हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के ठीक करने का कार्य किया गया। ये विजन है। बट हकीकत ये है कि एनडीए और महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन से एनडीए आने में कुछ नहीं बदला। विजन आपका वही था, काम आप वही कर रहे थे। इसीलिए मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विजन को लेकर है। नेतृत्व कोई भी करे, बट अगर सरकार का एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार है, तो आप उसी कार्यक्रम पे आप काम करेंगे। मतलब ये कि नेतृत्व अगर नीतीश जी करें या कोई करे, मैटर आपके लिए वो नहीं करता है। आपके लिए मैटर करता है कि आपका जो एजेंडा है वो गवर्नेंस का एजेंडा हो बिहार में। क्योंकि आज की तारीख में मेरे किसी भी एजेंडे को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा है सरकार में। आज की तारीख में मेरे किसी भी सुझाव को, मेरे किसी भी मुद्दे को आज की सरकार में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा है। मुझे ये विश्वास चाहिए कि अगर कल को लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से पुनः माननीय हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद संवादहीनता नहीं हो। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के मुद्दों को अहमियत दी जाए, उस पर चर्चा की जाए। आखिर में आपकी नड्डा जी से मुलाकात होती रहती है, हाल के दिनों में भी हुई है, और जाहिर है कि इस अल्टरनेटिव विजन के बारे में, विकास का जो मॉडल आपने तैयार किया है उस बारे में आपने कहा होगा, अपने रिजर्वेशंस के बारे में भी आपने बताया होगा, और ये भी बताया होगा कि आप कैसे असहज हैं मौजूदा जो हिसाब किताब है उसमें। मैंने इतना कुछ बताया, मुझे ही नहीं पता था। लेकिन हमें लग रहा है कि अगर आपने नहीं बताया तो आप हमें बता देंगे कि आपने नहीं बताया है। मुझे लगता है गठबंधन के भीतर की बातें हैं, और गठबंधन धर्म की मर्यादा है, कहती है कि जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो, भीतर की बातों को जो सामने वाला व्यक्ति मुझ पर विश्वास करके अपनी बातों को कह रहा है या मैं उन पर विश्वास करके कह रहा हूँ, उसको अभी सार्वजनिक करना उचित नहीं है। पर ये तो आप बता ही हमें सकते हैं कि जब आपको कहा जाता है कि एलजेपी तो हमारी गठबंधन साथी है ही नहीं, तो उनसे क्या बात करना, वो तो बीजेपी की साथी है। वो तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आई। मैं बहरहाल नया हूँ, शायद मुझे नहीं समझ में आता कि अलायंस विद इन एन अलायंस क्या कंसेप्ट होता है, मेरी समझ के परे है। या तो आप गठबंधन का हिस्सा
हैं या नहीं हैं। बट अलायंस विद इन एन अलायंस, ये एक नई थ्योरी मेरे सामने आई। 2019 में मैंने इस थ्योरी को नहीं सुना था। 2019 में जब तीनों दल एक साथ चुनाव प्रचार करते थे एक मंच पे, उस वक्त मैंने इन बातों को नहीं सुना था। 19 से 20 आते आते ये एक नई थ्योरी सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री मुझे लगता है बेहतर इसको समझा पाएंगे। कहा जाता है मांझी जी आपको चेकमेट करने के लिए लाए गए हैं। अरे मांझी जी, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए बहुत सम्मानित है। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं मांझी जी से, और उनके बारे में मैं कभी ना मैंने कभी कुछ कहा है ना मैं कभी बोलूँगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो। कभी कभी किसी बात को लेकर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, पर बड़ों का हक है नाराज़गी भी जताने का, डांट भी पिलाने का, उनको पूरा हक है। पर मेरे लिए वो हमेशा सम्मानित थे और रहेंगे। 143 सीट कैसे लड़ेंगे चिराग आप? आपके पार्टी के विधायक एक दिन कह रहे थे। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें कुछ बातों को रखा गया और पार्टी के नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। मेरे लिए उचित नहीं होगा कि बैठक के भीतर की मैं तमाम बातों को मैं सामने रखूं, पर अपनी बातों को संसदीय बोर्ड के हर एक नेता ने मजबूती से रखा, और उनकी बातों की अहमियत और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों से, प्रत्याशियों से, संभावित प्रत्याशियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक लेकर मेरे पास आए थे। उन्होंने ख़ास तौर पर आग्रह किया था कि इस बिहार प्रदेश की संसदीय बोर्ड था ये, पर विशेष तौर पर उन्होंने कहा था कि इस बैठक में मैं भी शामिल रहूं, और हर किसी ने अपनी अपनी बातों को रखा जो उनको लगा कि सही है और उनको रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर किसी की बातों को सुनना किसी भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, और उनके सुझावों पर ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। जी, आखिर में बिहार बड़े उम्मीदों वाला प्रदेश है। वो कष्ट में भी रहता है तो भी बहुत उम्मीद करता है और मेहनत भी उसके लिए करता है। आप में बहुत से लोग शायद चेहरा देखने लगे हैं कि आप एक रिडीमर की तरह आएंगे, और बिहार तो प्रदेश ही रिडीमर्स का रहा है, नए नए प्रयोग होते हैं। आज क्या आखिर में आप बताना चाहेंगे कि वो रूपरेखा, वो खाका क्या होगा जिसके ज़रिए आप अपनी जो विज़न है उसको पूरा करेंगे? कब तक आप कितने सीटों पर लड़ेंगे? कब तक आप कौन सी बैठक निर्णायक करेंगे? बिहार के लोगों को बताना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं कितनी सीटों पर लड़ूंगा, क्या बैठक, कौन सी बैठक में निर्णय लिया जाएगा, कौन सी बैठक में फैसला लिया जाएगा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि मेरे पास डेफिनेटली यस और बिहार की जनता से ही मिले हुए सुझाव हैं। छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप एक किसी जगह जाते हैं और वहाँ पर अपराध ज़्यादा है, उन्हीं से मैंने पूछा कि आप बताइए कैसे अपराध को नियंत्रित किया जाएगा, तो बोलते हैं भैया सबसे पहले 100 नंबर तो चालू करवाइए। 100 नंबर ही नहीं काम करेगा या 10 मिनट में पुलिस ही नहीं पहुंचेगी, तो कैसे अपराधियों के अंदर डर होगा इस बात का कि भाई हम किसी को फ़ोन कर देंगे। अब कल को मेरे ऊपर ही कोई अटैक हो जाए, हर किसी के पास DM SP का नंबर नहीं होता है ना। आप डायल 100 बचपन से सिखाया जाता है, 100 नंबर पुलिस का नंबर। पर अगर हमारे प्रदेश के अधिकांश जिलों में 100 नंबर ही नहीं काम करेगा, तो ये तो चिंता का विषय है। तो जनता से ही ये सुझाव मैंने इकट्ठे किए हैं, उन्हीं से ही कि कैसे हम लोग बिहार को विकसित बनाएं, क्या अभी ऐसी कमियां रहेगी। मेरे लिए है ये चिंता का विषय। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कोटा जाएं पढ़ने, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पटना में पढ़ें। मैं नहीं चाहता कि कोई IT जॉब के लिए मुंबई जाए या दिल्ली जाए। क्यों नहीं हम लोग IT सेक्टर बिहार में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके का विज़न है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न डॉक्यूमेंट इसी उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है, जिसमें सिर्फ समस्या नहीं समाधान भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सुझाव लें, बार बार उनको इस बात की चिंता होती है कि भाई राजस्व कैसे बढ़ेगा, राजस्व अब क्या लेंगे, अब तो खत्म होने वाला है मामला। अब तो कार्यकाल खत्म हो रहा है। बट बहरहाल हाँ, तो मैं बिहार की जनता से इतना वादा, ओवरनाइट मैं आऊँगा सब बदल जाएगा या सारी चीज़ें बदल दी जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, मेरा विश्वास है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में कि आने वाले समय में बिहार को जात पात धर्म मज़हब से निकाल कर, और युवा प्रदेश है हमारा, युवाओं की ज़्यादा चिंता करते हुए विकसित राज्य बनाना है, बराबरी पर लाकर खड़ा करना है बनिस्बत बाकी राज्यों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग पासवान। इन्हें अस्पताल जाना है और फिर भी इन्होंने हमारे लिए समय निकाला, बातचीत की, क्योंकि आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान थोड़े बीमार हैं, तबीयत नासाज है, और जाहिर है कि वहाँ पुत्र धर्म निभाने के लिए इनको जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो विज़न इन्होंने सामने रखा है, क्या वो जो परिस्थितियाँ बिहार में राजनीतिक तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं उससे मेल खाती हैं? नज़रें इस पर बनी रहेंगी। कैमरामैन अमित राय के साथ संजीव त्रिवेदी, News 24 दिल्ली।